नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगी। बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर बेलगाम दौड़ देखने को मिल रही है। लगातार सोने चांदी में रिकॉर्ड हाइस बन रहे हैं, फिर चाहे विदेशी बाजार हो या हो घरेलू बाजार। क्या यहां से आउटलुक है, इस पर फोकस करेंगे। साथ ही समझेंगे आहिस्ता की इस बार के बजट से क्या है एक्सपेक्टेशंस। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम्रपाली गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर, साथ ही आहिस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी मौजूद रहेंगे। स्ट्रेटेजीज पर बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट देव्या गगलानी और गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के साथ कर लेते हैं। अमित, आपके साथ शुरुआत करेंगे। बताइए पहले तो मार्केट आपने देखा होगा, ट्रेडिंग आइडियाज इस समय एग्री या फिर नॉन एग्री पैक की तरफ से क्या रहेंगे आपकी ओर से? नमस्कार दीपाली। बिल्कुल, सोने चांदी में हम देख रहे हैं रोज ही नए लाइफ टाइम हाई पड़ रहे हैं और इसके पीछे काफी फैक्टर हैं। टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल फैक्टर अभी ज्यादा है और ट्रंप साहब अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने हुए। मेरे को लग रहा है जब तक वो है तब तक तेजी ये जारी रहेगी। ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, लेकर ही काम करना चाहिए। अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मिनी लॉट के मैंने ट्रेड बनाए हैं। गोल्ड मिनी फरवरी वायदा 1,62,000 रुपए इसका एक बेहतरीन खरीदारी का लेवल है। इसके आसपास प्राइसेस अगर देखते हैं तो लेके चल रहे हैं। शॉर्ट टर्म में मेरे को लग रहा है 1,80,000 के आसपास तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1,58,000 रुपए का। वहीं पे जो लोग ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए भी मेरे पास एक ट्रेड है 1,60,000 रुपए का कॉल ऑप्शन फरवरी वायदा मिनी गोल्ड का 11,400 से लेके 11,000 की रेंज में लेके काम करना है। 24,000 रुपए तक का टारगेट रखना है और नीचे में 5700 रुपए इसका स्टॉप लॉस है। सिल्वर मिनी फरवरी वायदे की बात अगर हम करें तो 3,80,000 रुपए से लेकर 3,78,000 रुपए, ये इसके एक बेहतरीन खरीदारी के लेवल है। इस भाव के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। मिनी वायदे में टारगेट लेके चलना है 4,40,000 रुपए तक का। इसका जो स्टॉप लॉस है वो देखा जाए तो 3,60,000 रुपए के नीचे का रहेगा। दीपाली, ओके। आपके क्या ट्रेडिंग कॉल्स रहेंगी? दिव्या, आपने कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? गुड इवनिंग। ओवरऑल बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। जैसे हम देख रहे हैं कि एवरीडे हमें गैप अप ओपनिंग देखने मिल रहा है कॉमेक्स के अंदर। ऑल ऑल एवरीडे हमें एक न्यू लाइफ टाइम देखने मिल रहा है, स्पेशली इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो मेरे हिसाब से कोई भी करेक्शन आए तो हम लोग बाइंग में ही रहे। करंट जो जिस हिसाब से सिल्वर और गोल्ड के जो रेट चल रहे हैं, तो गोल्ड में रिस्क रिवॉर्ड तो ज्यादा फेवरेबल बैठ रहा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स हमें देखने मिल रहे हैं। सोने में अगर करेक्शन अगर आता है अराउंड 1,63,000 तो वहां पे हम बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,62,500 का रखें और टारगेट ऊपर में 1,63,700 का मेंटेन करें। चांदी की मैं बात करूँ तो चांदी काफी ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, तो करंट उसको एज ऑफ नाउ अवॉइड करें। अगर कोई भी इन्वेस्टर है तो वो लोग सिल्वर 20 के जरिए बाई कर सकते हैं ईटीएफ में। ओके, तो ये राय आपके लिए चांदी पर। चांदी इस समय 3,77,000 पर ट्रेड कर रही है। दिन के दौरान तो इनफैक्ट 3,85 तक के भाव भी हमने देखे थे। नजरें यहाँ पर बनी हुई हैं कंसिस्टेंटली सोने और चांदी पर, जहाँ पर लगातार बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छा अमित, अगर हम स्लाइटली ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर चले तो किस तरीके से ओवरऑल जो इवेंट्स हैं ग्लोबल मार्केट्स में पैन आउट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, फिर चाहे वो यूएस ईरान की बात हो या फिर यूएस यूरोप की टेंशंस हो, डॉलर प्राइस का मूवमेंट हो या फिर फेड मीटिंग आउटकम जिस अवेटेड है वही क्यों ना हो। इन सब के बीच में गोल्ड प्राइसेस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इतना चल चुके हैं, रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। इन लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कंफर्ट है, क्या कहेंगे? बिल्कुल दीपाली, मेरे को लगा ये जो ओवरऑल अभी सिनेरियो चल रहा है वो ट्रम्प को लेके, यूएस को लेके और बाकी सभी कंट्रीज में, ये अभी जारी रहेगा, जिसके चलते सोने चांदी की कीमतों पे जो है उछाल देखने को मिलता रहेगा। और सोने चांदी को ये जो न्यूज है ये जो है प्रभावित करेंगे, प्राइस ऊपर की तरह रहेंगे। अगर हम डॉलर टर्म्स में बात करें दीपाली तो मेरे को लग रहा है 5700 के आसपास स्पॉट गोल्ड जो है जल्दी जाता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, जैसा कि मैं चार्ट देख पा रहा हूँ। अभी 5268 5268 के आसपास कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है जल्दी 5700 के आसपास ये टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। और नीचे अगर देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट मेरे को नजर आ रहा है वो 5,070 रुपए के आसपास है। वहीं तो चांदी की अगर मैं बात करूं तो 112.70 स्पॉट का भाव भी मेरे को दिखाई दे रहा है। अभी जब हमारा ये मार्केट बनता है इलेक्शन के चलते तब इसने 117.72 का एक हाई बनाया था। मेरे को लग रहा है जैसे ही ये प्राइस क्रॉस होता है तो 137 के आसपास के जो है इसके लेवल ओपन हो जाएंगे। और नीचे में अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 106 101 इसके लिए ये एक अहम सपोर्ट का काम करेंगे। जो फेड की मीटिंग है उस पर भी जो है ट्रेडर्स को आज नजर रखनी चाहिए। दीपाली, ओके,
तो डेफिनेटली ट्रिगर्स पर तो नजरें बनी ही रहेंगी लगातार, लेकिन चलिए इस बीच बेस मेटल्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर और देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस समय। और फटाफट से एक नजर डालें तो आज के सेशन में अगर आप देखेंगे कॉपर वापस 1.5% मजबूत है, थोड़ा लैकलस्टर हुआ था प्रीवियस कुछ सेशंस में, वापस एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा दिव्या, कॉपर पर क्या व्यू है? 1280 पर ट्रेड करते हुए अभी 1.5% ऊपर है। कॉपर की मैं बात करूँ तो एज ऑफ नाउ प्राइसेस जो है एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड कर रहा है 1250 से लेकर 1330 के आसपास। इन्वेंट्री जो एलएमई में है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, तो इस हिसाब से एक इंडिकेशन है कि करंट लेवल पे स्ट्रॉन्ग डिमांड है नहीं मार्केट में। तो मेरे हिसाब से प्राइस जब तक 1330 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक सेल ऑन राइज का जो है व्यू हम रख सकते हैं। इंट्राडे में अगर करीब 1295 के आसपास अगर आता है तो वहां पे हम बेच के काम करें। स्टॉप लॉस है 1310 का रखे और टारगेट जो है नीचे में 1260 का मेंटेन करें। ओके, आपकी प्रेफर्ड चॉइस है क्या कोई पूरे ही बेस मेटल पैक में अमित? अभी हम जो है फरवरी नेक्स्ट मंथ के जो है बेस मेटल की बात कर लेते हैं, क्योंकि करंट मंथ में जो फिजिकल डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है और 5 ट्रेडिंग डेज जो एक्सपायरी थे उसके 5 दिन पहले ये डिलीवरी टेंडर इसका स्टार्ट हो जाता है। तो हम नेक्स्ट मंथ की बात करें, कॉपर फरवरी वाला ट्रेंड पॉजिटिव है ओवरऑल बेस मेटल का। तो पहले नंबर पे हम कॉपर की बात करते हैं तो 1319 से लेके 1312 फरवरी वाला कॉपर के बेहतरीन खरीदारी के पॉइंट है। मेरे को लग रहा है इन लेवल के आसपास ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। 1380 रुपए तक के टारगेट रखने चाहिए और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1290 का रहेगा। फरवरी वायदा जिंक की अगर मैं बात करूं तो 330 रुपए से लेकर 327 की रेंज में कहीं पर भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 350 रुपए के टारगेट रखने हैं और 320 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। एक और ट्रेड एल्यूमिनियम का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फरवरी वायदा 322 से लेकर 321 की रेंज में फरवरी वायदा कहीं पे भी लेके चल सकते हैं। 334 का टारगेट रखना और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 317 रुपए का रहेगा। दीपाली। ओके, तो ये रह रही पूरी ही बेस मेटल पैक पे। अच्छा, एक बार एनर्जी पैक लेकर आते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है। स्पेशली नजर डालते हैं नेचुरल गैस पर और कच्चे तेल पर। कच्चा तेल इस समय 5734 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे नेचुरल गैस के प्राइसेस को तो काफी वॉलेटाइल कमोडिटी रही है। आप देखिए किस तरीके के मूव्स इसने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते दिए हैं। एक समय मैंने 25% का उछाल देखा, फिर करेक्शन भी उसी तरीके के, वापस 5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। दिव्या, पूरी एनर्जी पैक पर, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो नेचुरल गैस, क्या व्यू है आपका? कच्चे तेल में पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है। एक तरफ से जो टेंशन बनी हुई है यूएसए और ईरान के बीच में, और साथ ही साथ यूएसए में जो सप्लाईज है वो थोड़ी सी हिट हुई है बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म जो वहां पे आया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भी करेक्शन आए कच्चे तेल में तो बाय एंड डिप्स का हम व्यू रखे। इंट्राडे में अगर प्राइजेस 5600 के करीब आता है तो वहां पे हम बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस है 5500 का रखे और टारगेट जो ऊपर है 5750 का मेंटेन करे। नेचुरल गैस में हमें जो उछाल देखने मिला था पिछले वाले महीने में, अभी ये वाला महीना थोड़ा-सा सुस्त दिख रहा है। प्राइसेज़ जो है हायर लेवल पे सस्टेन हो नहीं पा रहे, तो मेरे हिसाब से जब तक प्राइसेज़ 350 के ऊपर सस्टेन नहीं होते, तब तक सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। इंट्राडे में अगर प्राइसेज़ 340 के करीब अगर आता है, तो वहाँ पे हम बेच के चले। स्टॉप लॉस जो है 346 का रखें, टारगेट नीचे में 330 का मेंटेन करें। ओके, तो ये बात हुई नेचुरल गैस की। अच्छा, आपकी राय क्या है नेचुरल गैस पर अमित? नेचुरल गैस में दीपाली मेरे को लग रहा है करेक्शन जो है दिखाई देगा। लास्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट था उसमें काफी तेजी देखने को मिली, 650 के आसपास के भाव मिले और ये जो फरवरी वायदा है अभी 334 के आसपास कारोबार कर रहा है। मेरे को लग रहा है मौजूदा स्तर पे इनमें बिकवाली की जा सकती है। 340 के आसपास इसमें बिकवाली करें। नीचे में मेरे को लग रहा है 300 के आसपास के भाव इसमें जल्दी देखने को मिलेंगे और इसमें 355 के ऊपर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। कच्चे तेल की भी हम बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। 200 दिन का इसका जो मूविंग एवरेज था 5450 रुपए, इसके ऊपर कारोबार कर रहा है। कहीं पे भी 5700 के आसपास जो है प्राइस अगर मिलते हैं तो वहां पे खरीदारी करनी है। 5900 रुपए का टारगेट रखना है और इसका जो स्टॉप लॉस है वो 5600 रुपए के नीचे करेगा। दीपाली। ओके, चलिए, तो नॉन एग्री कमोडिटीज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की बात हुई, आगे एग्री कमोडिटीज पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच अब रुक करते हैं बजट एक्सपेक्टेशंस का। स्पेशली आइस्ता की इस बजट के लिए वित्त मंत्री से क्या मांगे हैं, इस पर बातचीत करते हैं। आइस्ता के चेयरमैन प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ बने हुए हैं बजट एक्सपेक्टेशंस कमोडिटी स्पेशल सेगमेंट में। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इनफैक्ट आई एम श्योर लिस्ट आपकी काफी लंबी होगी, लेकिन सबसे पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट विश लिस्ट कहें या आपकी रिक्वेस्ट कहें, क्या है वित्त मंत्री से इस बार के बजट में? हमारी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि
अभी जो हमारे पास एक्सेस इथेनॉल हो रहा है, जो सिर्फ 27% प्रोक्यूरमेंट हमारे से लिया गया है शुगर सेक्टर से, तो उसका बढ़ावा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपया हमने एडवांस बायोफ्यूल इंक्लूडिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और ग्रीन हाइड्रोजन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में खड़ा करने के लिए, और एसएफ प्लांट जो रहते हैं हाइड्रोजन और उसके एसएफ के, उससे अल्कोहल टू जेट टेक्नोलॉजी लाने के लिए एक जैसे इथेनॉल को एक बढ़ावा दिया था, उसके लिए किया जाए। और कैसा कि ये अल्कोहल टू जेट में यूज जो इंपोर्टेड वेजिटेबल ऑयल होता है, तो उसके बदले इथेनॉल का काम करने से ये देश के लिए काफी फायदा हो सकता है। और 1 किलो हाइड्रोजन के लिए 70 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, तो उसकी जगह पे इथेनॉल का हो तो ये शुगर सेक्टर के लिए हेल्पफुल हो जाएगी। हमने काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किया हुआ है इंडिया में शुगर सेक्टर ने, पर जो ग्रेन फीड और जो राइस से जो इथेनॉल की वजह से ये बार प्रोक्यूरमेंट सिर्फ 27% हुआ है शुगर सेक्टर से, तो काफी कैपिटल का लॉस हो रहा है। तो एक तो सबसे पहली ये डिमांड है, और पॉलिसी डिसीजन के लिए हमने ये कहा है कि जो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स है जिसमें 40%, 28% और 18% की जीएसटी है, तो उसको 5% पे जल्दी से जल्दी ली जाए, और E85 और E100 जो है उसके लिए ब्लेंडिंग का प्रयोजन जो है वो 18% से 5% किया जाए। ओके अच्छा, तो ये तो आपने 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताई, फिर चाहे वो फ्लेक्स फ्यूल्स पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर जीएसटी रैशनलाइजेशन की बात ही क्यों ना हो। अच्छा, एथेनॉल का आपने जैसे जिक्र किया, एथेनॉल प्राइसिंग और प्रोक्योरमेंट को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्राइस रिवीजन की काफ़ी समय से इंडस्ट्री लगातार डिमांड करती आई है, तो इस फ्रंट पर कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? देखिए, एक्सपेक्टेशंस करके करके थक गए अब तो। अभी ये प्रोक्यूरमेंट का जब वो नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ये रास्ते ढूंढ रहे हैं कि फ्लेक्स फ्यूल है या हाइड्रोजन है, और इसकी सबकी इंफ्रास्ट्रक्चर होने से जो इथेनॉल की बिल्टअप कैपेसिटी उसका यूटिलाइजेशन हो, और जो इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट ने लो रेट इंटरेस्ट पे हमको लोन दी है, तो उसका कुछ रास्ता बन सके। हमने जरूर उम्मीद है कि करीबन एक 6 रुपया प्रति लीटर का जो प्राइसिंग बढ़े, और प्रोक्यूरमेंट जो है हमने फाइनेंस मिनिस्टर को लिख के भेजा है कि 65% एलोकेशन इथेनॉल का जो है शुगर सेक्टर से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का ड्रीम पूरा करने में सबसे पहले शुगर सेक्टर आगे आई थी। और दूसरी पॉलिसी के लिए हमने एमएसपी का डिमांड भी किया हुआ है, क्योंकि काफी साल हो गए 31 रुपीज पकड़ के बैठे हैं, उसके बाद 25 से 30% एफआरपी शुगर केन रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई है, पर शुगर की प्राइस जो है एमएसपी नहीं बढ़ाई जाती, और सीजन के टाइम पे वो बिलो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट बिकी जाती है, और एवरेज भी बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, जिससे शुगर इंडस्ट्री सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और ये हो सकता है कि फार्मर्स के बिल को भी तकलीफ दे जाए। आपने एमएसपी की बात की, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉन्ग शुगर की तो एमएसपी जो है वो पिछले 2019 के बाद से प्रफुल्ल जी बढ़ी ही नहीं है, और इंडस्ट्री लगातार कहती रही है कि इसकी जो एमएसपी है शुगर की वो बढ़ानी चाहिए। कितना इंपॉर्टेंट है फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो आपने एफआरपी की बात की शुगर केन की, उसको एमएसपी के साथ लिंक करना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि 2014 के पहले हर 5 साल में 3 साल जो है वो ठीक रहती थी, और 2 साल इतनी क्रॉप बढ़ जाती थी कि और फिर वो डंप हो जाती थी मार्केट, और फार्मर्स को पेमेंट नहीं मिल रहा था। अभी ये साइकिलिक में से रेगुलर कमोडिटी हो गई, वो वापस कहीं साइकिलिकल में चली गई, तो ये जो शुगर केन फार्मर को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली दैट विल इफेक्ट द पॉलिटिक्स ऑफ द इंडिया आल्सो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। जितने हमारे फार्मर्स है उनके एक फैमिली का 4 मेंबर पकड़ लो तो भी उनकी बड़ी वोट बैंक है, और ये वोट बैंक को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनको भी तकलीफ आ सकती है। तो ये साइकिलिक कमोडिटी अगर हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए, तो शुक्रिया आपका प्रफुल्ल जी आने के लिए शो में, और इन एक्सपेक्टेशंस पर बातचीत करने के लिए। तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रफुल्ल जी ने बातें यहाँ पर कही। चाहे फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स पर जीएसटी रैशनलाइजेशन हो,
एथेनॉल प्राइसिंग प्रोक्योरमेंट पर पॉलिसी लाने की बात ही क्यों ना हो। तो ये सब चर्चा हुई। चलिए रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे तो सोने चांदी पर करेंगे चर्चा। आगे के आउटलुक को समझने की कोशिश होगी, स्ट्रैटेजीज भी आपके लिए लेकर आएंगे। चलो वापस आते हैं। गुजरात के सीईओ चिराग ठक्कर मौजूद हैं, बात करेंगे सोने चांदी की और सिल्वर की। पहले बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जोरदार तेजी, घरेलू बाजार में नए रिकॉर्ड स्तर देखने को मिल रहे हैं और जनवरी से लेकर अब तक ही स्ट्रॉन्ग रनअप रहा है। 30% से ज्यादा का मोमेंटम यहां देखने को मिला है। हालांकि फिलहाल सुस्तारा 111 के लेवल्स पर इंटरनेशनल मार्केट्स में, लेकिन घरेलू बाजार में अभी भी 5.5% की तेजी देखने को मिल रही है। चिराग जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट अब तो $150 $170 की बात होना शुरू हो चुकी है सिल्वर पर। पहले तो आपका प्राइस व्यू क्या है सिल्वर को लेकर, क्या राय है? वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहे, करेक्शन के लिए तैयार रहे, ये बड़े कॉमन शब्द रहे हैं पिछले एक महीने के दौरान, बट सिल्वर ने किसी को ऑब्लाइज सो फार तो नहीं किया है। आपका व्यू क्या है प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से? नमस्कार। अगर आप देखें तो हम $90 थे, वहां से हम करेक्शन की बात कर रहे हैं। आज तक हम करेक्शन नहीं देख पाए। जब भी हम नए सवेरे नया सूरज जब उगता है, ऑफिस आते हैं एंड वी आर 5% अबव ऑफ आवर लास्ट क्लोजिंग। तो अभी फिलहाल ये नहीं लग रहा है कि बड़ा करेक्शन आएगा, पर जब भी आएगा तब ये कह के नहीं आएगा और ये सरप्राइज करेगा मार्केट को जब भी ये करेक्शन आता है। जब भी हम देखते हैं हांगकांग और चाइना में काफी रिटेल बाइंग काफी जोरों से हो रही है। आज सुबह भी अगर मैं कहीं पे 2-3 लोगों से जब बात कर रहा था तो इंटरनेशनल मार्केट पे $122 पे 1 किलो का बार जो है $122 पे ट्रेड हो रहा है चाइना में। तो मेरे ख्याल से ये जब तक जो रिटेल बाइंग है, जो एक फ्लो वाली बाइंग है, जब तक उस पे अगर एक स्टेगनेंट पॉज नहीं आता तब तक लगता नहीं कि बड़ा करेक्शन आएगा। हो सकता है यहाँ पे $111 आज हमने लाइव मार्केट में $116 तक का हाई हमने देखा है। राइट नाउ वी आर ट्रेडिंग एट $111। हो सकता है $107-108 आए, बट हम इसको करेक्शन नहीं कहेंगे। अगर $4-5 की मूवमेंट अगर हम देखते हैं तो इसको करेक्शन नहीं करेंगे। करेक्शन तभी माना जाएगा जब ये एक बार $100 को टच करने जाएगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा। पर नहीं लगता इतना जल्दी के करेक्शन आएगा। तो उसके पहले हम $120 एक बार छूता हुआ जरूर देखें, करेक्शन हो उसके पहले। और इनफैक्ट फंडामेंटल्स की आप बात कर रहे हैं चिराग जी, फेडरल रिजर्व पॉलिसी की बात करें, ट्रेड रिस्क की बात करें, गोल्ड प्राइस डायरेक्शन की बात करें, सप्लाई डेफिसिट की बात करें, तो कोई भी ऐसा फैक्टर है नहीं जो इस करेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि ये सभी फैक्टर्स ने तेजी को सपोर्ट किया है। डेफिनेटली करेक्शन जब आएगी तो बताकर नहीं आएगी। लेवल्स को भी ऐसे माहौल में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कोई वाइल्ड गेस करना चाहेंगे बुल बेयर दोनों केसेस में? हालांकि बुल ही बुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ऊपर की तरफ 120 क्रॉस हुआ तो क्या 150 के लिए तैयार रहे? और बेस आप कहां देख रहे हैं? अगर 120 अगर क्रॉस करता है तो सबसे पहले 120 से 125 विल बी द फर्स्ट लेवल जो हिट करेगा। अगर हम 125 अगर गॉड से अगर क्रॉस करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि $135 के ऊपर जाएगा चांदी। उसके पहले जरूर ना जरूर करेक्शन आएगा। अगर 120 एक ऐसा लेवल है जहां पे अब 2 दिन पहले एक बार 120 का हाई ऑलरेडी लग चुका है। तो अगर 120 पे दैट इज द लेवल जहां पे बहुत सारा वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है। अगर वो वॉल्यूम होके अगर वहीं पे ट्रेड अगर रहता है तो वहीं से हम करेक्शन देख पाएंगे। और अगर वहां पे अगर ज्यादा वॉल्यूम होके अगर वो उसके पार चला जाता है तो हम जरूर 123 125 विल बी द फर्स्ट लेवल टू चेक। नेक्स्ट लेवल विल बी 135। ये अपसाइड के लेवल्स हो गए। और अगर हम नीचे के स्तर पे देखें तो अगर 120 टच करके अगर वापस नीचे आने का अगर करेक्शन अगर वो लेता है तो $104-103 विल बी द फर्स्ट लेवल जहां तक आ सकता है। एंड अल्टीमेटली $100 विल बी अ साइकोलॉजिकल लेवल जो हम देख सकते हैं। अच्छा, फिजिकल मार्केट में कैसा एक्शन है इन भाव के बाद? फिजिकल मार्केट में अगर आज की अगर हम बात करें तो फिजिकल मार्केट भी अभी प्रीमियम पे ही चल रहा है। वी आर एट प्रीमियम ऑफ 150 सेंट्स, यानी $1.5 ऊपर कोट हो रही है चांदी। तो उसका मतलब ये एकदम बहुत शॉर्ट है कि यहाँ पे भी अगर मान लो छोटा करेक्शन भी आता है तो जो हाजिर चांदी जो है, जो फिजिकल मार्केट है, उसके अंदर प्रीमियम और बढ़ता जाएगा। प्रीमियम घटने वाली कोई अंदाजे कोई दिखता नहीं है जहां पे प्रीमियम मार्केट नीचे आए। क्योंकि अगर सप्लाई चेन की भी अगर बात करें, बजट सामने है। अगर हम नया इंपोर्ट्स भी अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट 10-12 दिन तक और कोई इतने फर्म कमिटमेंट नहीं मिल रहे जहां पे फिजिकल इंपोर्ट हो सकता है सिल्वर मेटल में।
अच्छा, आपके हिसाब से इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए फिर? अभी रिस्क कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करें जो अच्छे प्रॉफिट्स में है, जो ले नहीं पाए अब तक, वो क्या करें? आई थिंक करेक्शन और डीप्स का वेट करना चाहिए। जब भी डीप आती है तब हर लेवल पे एंटर होना चाहिए। जिनको लेने के लिए रह गया है, जो बाय नहीं कर चुके हैं, उनको हर डीप में, छोटे छोटे डीप में अगर $2 की भी अगर डिप लगती है तो वो डीप में उन लोग को बाय करना चाहिए। और जहां तक प्रॉफिट बुकिंग की बात है, जिन्होंने निचले स्तर पे बाय किया है वो छोटा छोटा मुनाफा वसूली ये लेवल से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और इनफैक्ट आप ग्लोबल हाउसेस की बात करें, सिटी की बात करें, डॉइचे बैंक की बात करें, बैंक ऑफ अमेरिका के फोरकास्ट की बात करें, सब इतने बुलिश हैं। $150 की बात सिल्वर पर कर रहे हैं, गोल्ड में $6000 की बात कर रहे हैं इसी साल। सब मान के चल रहे थे कि 2025 में हो गया जो होना है, बट अब तो इनफैक्ट चिराग जी देखकर ये लग रहा है कि जब तक ट्रंप है सत्ता में, सोने चांदी को कोई खतरा नहीं है प्राइस वाइज। बिल्कुल बात सही है। हमने सिर्फ 48 घंटे पहले हमने $5000 क्रॉस किया है गोल्ड में। अगर गोल्ड की बात करें तो टुडे वी सॉ ऑल टाइम हाई 5311 का हाई लगा है। तो जिस हिसाब से ये मूवमेंट है, अगर करेक्शन नहीं आती छोटी भी, अगर $50-100 का मूव अगर नीचे के स्तर पे अगर नहीं आता है तो गोल्ड भी हम देख सकते हैं कि 5500 बहुत जल्द से जल्द टारगेट प्राइस को वो टच कर जाएगा। जो आज से 3 महीने पहले अगर हम जितने फंड हाउसेस की बात करें, दे वर टारगेटिंग ईयर एंड में $5500 की बात कर रहे थे, जबकि हालांकि अभी राइट नाउ वी आर एट $5300। तो आई थिंक अगर यहाँ पे गोल्ड मार्केट में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए। ये लेवल पे अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से एक छोटा सा $50-100 का नीचे का मूव भी आ सकता है। बट अल्टीमेटली ये जितने लेवल्स क्रॉस किए हैं गोल्ड में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अवर फर्स्ट टारगेट 5500 पहले आएगा, 5000 बाद में आएगा, पर पहले 5500 हम बिल्कुल देख सकते हैं। बिल्कुल 5500 के आने के चांसेस ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 50 to 51 अभी मौजूदा भाव है, रिकॉर्ड लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। और सोना हो या चांदी हो, गजब मोमेंटम रहा है, गजब परफॉर्मेंस रही है। शुक्रिया चिराग जी आपका शो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए, सोने चांदी के भाव पर, फंडामेंटल्स पर अपने विचार शेयर करने के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अमित खरे और दिव्या भी बने हुए हैं। आप दोनों का भी शुक्रिया शो में आने के लिए और सभी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप देख सकते हैं ब्रेक के उस पार आवाज समाचार। नमस्कार।